बात करेंगे स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ के फौरन से हम एक एल्गोरिदम उठाएंगे, उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे. आई वुड लाइक टू टेक अ टोटली डिफरेंट रूट, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि मार्केट में इसकी है क्या रिक्वायरमेंट, कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या वजह क्या है, क्यों स्टार्ट क्यों करें. इनिशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं सारे के सारे, ऑलरेडी हम लोग ये काम कर रहे हैं, राइट. मिसाल के तौर पे 10 साल 15 साल लगा लिए हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट करने में, वेब डेवलपमेंट सीखने में, लैंग्वेजेस सीखने में. ठीक है, तो ऐसी क्या नीड है कि हम लोग फौरन से स्विच कर जाएं इसके ऊपर. और फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स परस्पेक्टिव, इसमें क्या पड़ा है हमारे लिए, राइट. क्योंकि अगर हमारे पास कोई मतलब फॉर इंस्टेंस अभी जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, जिसकी सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आप चला रहे हैं, आप उसके अंदर फौरन से मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. ऐसे नहीं हो सकता कि आप फौरन से टेंसरफ्लो लगाएं और एक पाइथन का कोड लिखें और ठीक है, और डेटा अपने पास आना शुरू हो जाए और फौरन से आपने मशीन लर्निंग लगा दी हो. नहीं, उसके लिए नीड होती है. ठीक है, स्पेसिफिक नीड आएगी आपके पास, आप उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, आप उस पर टाइम लगाएंगे, आप थोड़ी सी R&D करेंगे और अपने लिए एक मॉडल चूज करेंगे, राइट. लेकिन वो कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप ये सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कौन सी इंडस्ट्री है, किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है. ठीक है, 2020 तक किसको टारगेट किया जा चुका होगा. ठीक है, हमारे पास एक साल और में ऐसे क्या चांसेस होंगे जिसको हम यूटिलाइज करते हुए मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग को देख सकते हैं. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये है क्या. सबसे पहले मैंने भी जाके कोर्स किया, मैंने बैठ के पढ़ा भी. ठीक है, मुख्तलिफ टाइम्स में ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की, लेकिन अभी तक ये नहीं आइडिया हुआ कि मशीन लर्निंग क्या है इटसेल्फ. ठीक है, हमें ये पता है कि यार आप उसके थ्रू रिकमेंडेड सिस्टम्स बन सकते हैं, ओके दैट्स फाइन, लेकिन क्या मशीन लर्निंग वही है. ठीक है, आर वी जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ रिकमेंडेड सिस्टम, या स्पेसिफिकली व्हाट इज मशीन लर्निंग के अंदर जाने से पहले हम एनालाइज करेंगे कि व्हाई मशीन लर्निंग मैटर्स. ठीक है, आज से 10 साल पहले हम क्यों नहीं इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज क्यों हम इस फोरम पे इकट्ठे हो रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं. तो दुनिया में करंटली ये चल रहा है. ठीक है, 10 माइक्रोसॉफ्ट की बिल गेट्स ने कहा कि मशीन लर्निंग के अंदर इनोवेशन, AI के अंदर इनोवेशन जो है वो 10 माइक्रोसॉफ्ट की इक्वल है. ठीक है, 10 माइक्रोसॉफ्ट का मतलब है 4 ट्रिलियन की मार्केट है ये. चाइना ने 337 बिलियन लगाया हुआ है मशीन लर्निंग के लिए और रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में टॉप 6 ट्रेंड्स हैं AI के. मोबाइल और क्लाउड फर्स्ट हमने लास्ट 2-3 सालों के अंदर सुना, बल्कि अभी भी हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि जी हम मोबाइल फर्स्ट के ऊपर जा रहे हैं. आप में से ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे होंगे, जो वेब डेवलपमेंट के अंदर होंगे, वो रेस्टफुल APIs लिख रहे होंगे, या तो बैकएंड की बैठे हुए या फ्रंट एंड की मोबाइल ऐप्स बना रहे होंगे. ठीक है, फ्रॉम वेब टू मोबाइल फर्स्ट का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा नजर आया आपको. ठीक है, उसकी मार्केट उठ के ख़त्म हो गई, या मतलब अब एक स्टेडी फेज पे आ गई है, मतलब इट्स नॉट ऑन दी पीक नाउ. ठीक है, ग्राफ में वापस नॉर्मलाइज हुई भी है. उससे अब मूव हो रहा है AI फर्स्ट के ऊपर. लाइक एवरी अदर गाय जो कि एक छोटी सी छोटी दुकान भी चला रहा है ना, जिसने एक वेबसाइट बनवा ली थी, अब उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग के लिए, फॉर इंस्टेंस दराज, केमू, एवरी XYZ जो हमारे पास पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सेटअप हो रही है. ठीक है, सबसे पहले उनका टारगेट था कि हम लोगों की वेब प्रेजेंस होनी चाहिए. वेब प्रेजेंस हो गई, मोबाइल प्रेजेंस होनी चाहिए, मोबाइल प्रेजेंस हो गई. हर दूसरे बिजनेस ने अपना मोबाइल फ्रंट एंड बनवा लिया. नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन AI. क्यों? ताकि जो यूजर आके उनके पास बाइंग कर रहा है, मैक्सिमम उसको कैसे बेचा जा सकता है. ठीक है, एवरी ईयर ब्लैक फ्राइडे सेल्स करता है दराज, मैक्सिमम अर्न कर लेता है, राइट. लेकिन नाउ दे वुड बी इंटरेस्टेड कि यार ओके, हम AI कैसे लेके आ सकते हैं इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए अपने सिस्टम से, राइट. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज मोर AI फर्स्ट अप्रोच. ठीक है, AI टूल्स और हार्डवेयर और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं. ओपन AI एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है. ये बेसिकली किसका है? एलन मस्क की कंपनी है. ठीक है, ओपन ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI का इनिशिएटिव ये है कि 2020 और 2022 तक उनका टारगेट ये है कि वो AI को मार्केट के अंदर इतना ज्यादा टूल्स और जितना इनोवेटिव वर्क है ये लोग कर सके ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए. ठीक है,
हम लोगों के अगर देखें तो 44 जीटाबाइट्स डेटा हो जाएगा। प्रिडिक्शन ये है कि 44 जीटाबाइट्स हो जाएगा 2020 के अंदर, ठीक है। एक जीटाबाइट कितना होता है? दिस इज राइट नाउ, बल्कि 2015 एंड 16 के अंदर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री उन्होंने सेव कर ली थी, ठीक है। इतना डेटा जनरेट किया था 2015 एंड 16 में जितना ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जनरेट हुआ था। हमारे पास वेब जो है इस टाइम पे 4 जीटाबाइट्स के ऊपर था मेरे ख्याल से 2017 के अंदर। 44 जीटाबाइट्स हो जाएगा once we hit 2020. The only way to analyze this data is machine learning. आप 1000 बंदों की टीम बिठा के भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान में कम्युनिकेशन और 6000 और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर 26 बिलियन IoT डिवाइसेस हो जाएंगी। एक IoT डिवाइस, एक जनरल सेंसर जो है वो एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स में अपना स्टेट चेंज की इंफॉर्मेशन भेज रहा होता होगा। जस्ट इमेजिन 26 मिलियन IoT डिवाइसेस कितना डेटा जनरेट करी होंगी। बेस्ड ऑन द सेम फैक्ट्स, आपका जो सेलफोन है वो भी तो यही काम कर रहा है अभी, ठीक है। इतनी नंबर ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल हैं और उनका डेटा एनालाइज हो रहा है। 2020 तक इट विल बिकम 26 बिलियन, ठीक है। बुक है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर इन प्रोफेसर साहब ने प्रेजेंट की थी। दे आर स्टेटिंग दिस AI रेवोल्यूशन एज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम, बल्कि आप अगर न्यूज आज सिर्फ न्यूज फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको नजर आएगा कि इवन कॉलीफ्लावर उठाने के लिए या कट करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उन्होंने ट्रेन किए हुए। दे आर यूजिंग इट फॉर एवरी अदर फील्ड, राइट। साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ये वो सारे के सारे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आपका फिजिकल सिस्टम और आपका जो कंप्यूटर है वो 100% इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी दोनों कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है हर वो चीज जिसके अंदर आपके पास कोई फिजिकल एक्टिविटी है या फिजिकल इनपुट है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो एनालिसिस रन कर रहा है, वो साइबर CPS के अंडर आता है, ठीक है। और CPS आपको नजर आ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आना शुरू हुए हैं, जिसके अंदर आपके हार्ट रेट मॉनिटर्स हैं, जो स्मार्ट वॉचेस हैं। स्मार्ट वॉचेस से कैलकुलेट करके बता रहा है कि यार इस टाइम पे आप वर्कआउट कर रहे थे, ठीक है। आपने स्पेसिफिकली उसको बताया नहीं है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन उसने स्टडी किया है रियल टाइम में, उसी टाइम फिगर आउट किया है और उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कितने मिनट्स ऑफ वर्कआउट आपने किया, राइट। जनरली जब आप AI को देखते हैं तो आपको ये इस तरह की मूवीज जिसके अंदर पोर्ट्रे किया गया कि रोबोट्स आके आपको ओवरटेक कर लेंगे होता है, लेकिन जनरली 58% ऑफ जॉब्स जो हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी इस रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। एवरी वन ऑफ द फील्ड्स, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, कोई भी फील्ड आप उठा लें उसके अंदर AI जो है वो सारे मोनोटोनस काम जो ह्यूमंस कर रहे थे उनको रिमूव करके हम AI से भी वही काम कर सकते हैं, राइट। बुक भी है डू रीड। तो AI itself is shaping our present and future, ठीक है। रियल टाइम में हम लोग नेटफ्लिक्स पे बैठे हुए कोई भी मूवी लगाने के लिए एज सून एज नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं, रिकमेंडेड सिस्टम फौरन मेरी पुरानी चॉइसेस की बेसिस पे मुझे नेक्स्ट सजेस्ट कर रहा होता है, राइट। वेरी पर्सनलाइज्ड। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर है आज हमारे पास, हम लोगों के पास जितनी प्रोसेसिंग पावर आज है हमसे पहले किसी जनरेशन के पास नहीं थी, राइट। हम जिसकी बेसिस के ऊपर 3 बिलियन लोग जो हैं वो फेसबुक यूज कर रहे होते हैं बैठे हुए। टोटल मेरे ख्याल से 7 बिलियन पॉपुलेशन है इस टाइम पे प्लेनेट की, उसमें से 3 बिलियन जो हैं दे आर करंटली यूजिंग अ सोशल नेटवर्क सिस्टम। तो इट इज द स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग पावर जिसके थ्रू हम लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आज के दिन में सबसे ज्यादा है। ओवर द टाइम पीरियड हिस्ट्री में ये मशीन लर्निंग आज की चीज नहीं है, आज से 10 साल पहले की भी चीज नहीं है, ये 1900 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है काम, ठीक है। द फर्स्ट टाइम 2 प्रोफेसर्स बैठ के जिन्होंने कॉइन फ्लिप के ऊपर फर्स्ट एल्गोरिथम लिखने की कोशिश की थी या फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग अननोन आउटकम्स करने की कोशिश की थी, एंड द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरम जहां से आया था दैट वाज बैक इन 1900 एंड सम 3 आई थिंक और 20, नॉट रियली गुड विद नंबर्स। 1970 में स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई थी आपके पास, 1990 के अंदर विजुअल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आ गए थे, ठीक है। एंड नाउ ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं इसके ऊपर,
ठीक है, तो ये पिछले 1900 सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है काम, तो अब जाके आपके पास उसका आउटकम नजर आना शुरू हुआ है, क्योंकि अब आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू मशीन कोड। 2015 के अंदर गूगल ने कन्वर्सेशनल एजेंट ट्रेन किया था, जो कि टेक सपोर्ट के काम भी कर रहा था, ठीक है, डिस्क्रीट मोरालिटी और एक्सप्रेस ओपिनियंस एक्सप्रेस करता था और जनरल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आंसर करता था। दिस वाज बैक इन 2015, ठीक है। कन्वर्सेशनल एजेंट क्या होता है? कन्वर्सेशनल एजेंट ये होता है कि आप उससे जिस टॉपिक के ऊपर भी कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर वो डेल ने अपने सपोर्ट के ऊपर बिठा दिया, ठीक है, चैट बॉट्स लगा दिए जो क्या करेंगे, सपोर्ट के जितनी क्यूरीज आ रही होंगी रियल टाइम पे उनको आंसर कर रहे होंगे। ये 2015 में गूगल ने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, ठीक है। इसकी जो चैट है विद अ ह्यूमन ऑन 2 डिफरेंट टॉपिक्स, ये उसका एक छोटा सा ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आंसर से क्या आंसर करता है, क्वेश्चन उससे ह्यूमन पूछ रहे हैं और उसको कम्युनिकेट कर रहा है वापस। दिस इज फ्रॉम 2015, राइट। मोरालिटी के ऊपर उससे डिस्कस कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपको फील हो रहा हो कि मशीन है यस, बीच में जाके जहाँ पे उसको नहीं समझ आता कि उसने आंसर किस तरह करना है, तो वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट ह्यूमंस वुड डू, राइट। 2015 में ही डीप माइंड एक और कंपनी है, गूगल ओन्ड है, इसने 49 अटारी गेम्स खेलने के लिए एक एजेंट ट्रेन किया। उसने 49 अटारी गेम्स खेली, ठीक है। उसको सिर्फ दिया क्या जा रहा था, पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन की, स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स क्या आ रहे हैं और स्कोर क्या हो रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर उसने 49 अटारी गेम्स की प्रिडिक्शंस करना शुरू की थी। 2016 के अंदर डीप माइंड ने A3C is an algorithm that's available और TensorFlow के ऊपर लगता है, और इसके इट्स अ वेरी डीप एल्गोरिथम, मतलब उसको हम यहाँ पे अगर डिस्कस करना शुरू करें तो इट इज अ होल टॉपिक ऑफ इट्स ओन। डू स्टडी इट। deepmind.org है मेरे ख्याल से वेबसाइट, इसको भी विजिट करें और देखें जाके कि डीप माइंड जो है वो एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। AlphaGo ने ह्यूमन गो प्लेयर को हराया था, ठीक है, इन 2016। इससे पहले हम लोगों ने काफी सुना हुआ है कि जी चेस प्लेयर्स थे, चेस प्लेयर्स को हराते रहे, बहुत सारे AI बेस्ड सिस्टम्स ने चेस प्लेयर्स को हराया था, और वो जो चेस पे मतलब जो ह्यूमंस थे जिनको हराया था, उसके बाद हम लोगों को कोई मेजर इनोवेशन नजर नहीं आई AI के अंदर, मतलब फौरन से रोबोट्स नहीं आना शुरू हो गए दुनिया के अंदर, फौरन से AI सिस्टम्स नहीं आना शुरू हो गए थे, जबकि ये तो हमने काफी पहले अचीव कर लिया था। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट गो? Go has basically, these are supposed to be power 10 raised to power 170 outcomes, right? Or possible board positions. This is so complicated. And it is a basically Chinese war strategy game. ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए 2016 के अंदर जब इन्होंने ये अचीव किया, तो इसका दे आर थिंकिंग राइट नाउ दैट ऑल्दो चेस हराने से इन लोगों को कोई ज्यादा लर्निंग नहीं मिली थी, ठीक है, उसके बाद सिस्टम्स नहीं बने थे, लेकिन जिस कैपेबिलिटी के साथ इन्होंने एक ह्यूमन को इसमें हराया गो के ऊपर, विच सीम्ड इम्पॉसिबल टू डॉक्टर्स कपल ऑफ इयर्स अगो, ठीक है, उसके बाद इनको बहुत ज्यादा इनोवेशन नजर आना शुरू हुई कि हम लोग कैसे 110 raised to power 170 आउटकम्स या पोजीशंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसकी बेसिस के ऊपर जो कंप्यूट इनकी लगी, जो कंप्यूट पावर बनी, या जो मशीन लर्निंग सिस्टम था जिसने लर्न करके अपने साथ गेम्स खेल के लर्न किया। AlphaGo को जाके एक दफा स्टडी करिएगा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई हैव अ होल सेट ऑफ प्रेजेंटेशंस ऑन दिस AlphaGo as well. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस तो किया कि उससे हमने अचीव क्या किया है, चल रही कब से है, लेकिन है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ? व्हाट इज योर परसेप्शन कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक तो ये डेफिनेशन अवेलेबल है, स्टडी ऑफ एजेंट्स दैट परसीव द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी, आई लाइक लुकिंग एट इट इन टर्म्स ऑफ गेम्स। OpenAI ने एक फ्रेमवर्क बनाया। OpenAI इज अ फ्रेमवर्क जिसके थ्रू डोटा के प्लेयर्स की मूव्स को लर्न किया और अपने साथ बहुत ज्यादा गेम्स खेल के
evolve किया, learn किया, और अब वो human players को हराती है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो आपके पास AI सिस्टम है, फॉर इंस्टेंस फॉर गेम प्लेइंग है, ठीक है, जिस तरह ओपन AI प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे आपके पास एक इन्वायरमेंट है विच इज वर्चुअली देयर, लेकिन उसके अंदर हर इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मूव्स दैट यू कैन डू, द नंबर ऑफ मूव्स योर ओपोनेंट कैन डू, ठीक है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द गेम। डोटा फॉर इंस्टेंस ग्लोबल लेवल पे खेली जाती है, ठीक है। जस्ट इमेजिन द ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस द AI जिसने लर्न किया उस ह्यूमन इंटेलिजेंस से और उसके बाद उस काउंटर मूव्स बना के उसको हराया है, ठीक है। Amazon, अब मेरे ख्याल से हर बंदा ही यूज करता है Amazon, eBay शॉपिंग करने के लिए। आपको नजर आ रहा होता है बहुत छोटे से सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी यहाँ से बैठे हुए आपकी पुरानी हिस्ट्री देख रहे हैं, आपके एरिया के अंदर लोगों की बाइंग पावर देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आपके एरिया में लोगों को क्या पसंद आया था, उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस कर करके दे रहे हैं, ठीक है। वेरी बेसिक। नेटफ्लिक्स जिसका हमने डिस्कस किया, ये पर्सनलाइज्ड आपको ला के दिखाता है, जॉनरास वो दिखाता है जो कि आपकी इंटरेस्ट, मतलब जो आपने पुराना देखा है उसकी बेसिस पे फिल्टर आउट करके दिखाता है। ऐसे जिनके अंदर आपने इंटरेस्ट शो नहीं की उनको हाइड कर देता है आपसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली आपकी जो जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं उस तरह के कंटेंट की बेसिस पे वो आपकी चॉइसेस को रीअरेंज किया रहा है, यानी इट्स लर्निंग एवरी टाइम यू आर वाचिंग अ न्यू एपिसोड ऑनलाइन, राइट। YouTube video suggestions, yes. What people are watching around you? Around you, in your network, in your location, locality, और यहाँ पे top trend क्या चल रहा है, and just imagine the number of viewers that YouTube has, ठीक है। Business, in terms of business, ये आपको कैसे affect कर रही है AI बेसिकली आपकी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर आपको हेल्प कर रही है, जहाँ पे आपको प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स दिखा रही है और उनको मार्केट करने के तरीके बता रही है। बाद में इससे आगे जाके हम कंपनीज भी देखेंगे जो ये काम कर रही हैं और दुनिया में करके दे रही हैं, ठीक है। कस्टमर रॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी क्या है, चर्न कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, प्राइसिंग क्या प्राइसिंग मॉडल प्रेजेंट किया जाए तो हमें मैक्सिमम आउटकम मिल रही होगी, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे AI बैठी हुई है। AI के थ्रू हम लोग इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड एंड रिस्क एंड फ्रॉड जो है बेसिकली जिसके अंदर पेपैल ने 1992 में बनाना शुरू किया था एक सिस्टम पैलेडिन के नाम से, जो CIA को दिया था बाद में पैलेडिन के नाम से। What they developed was because PayPal got so famous, लोगों ने आके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना शुरू कर दिया, ठीक है। रशियंस वर द वंस जो कि सबसे टॉप पे थे। ये लोग अपने एल्गोरिदम्स लिखते थे उनको काउंटर करने के लिए, और वो एक नई टेक्निक से हर दफा आते थे, ठीक है। इन 1995 इन्होंने हर एक को बीट कर लिया था। इनके पास एक सिस्टम चल रहा था जो कि फ्रॉड डिटेक्शन कर रहा था रियल टाइम के ऊपर बैठे हुए। CIA ने उससे 1996 के अंदर खरीद लिया था फॉर इंटरनेशनली ग्लोबल टेररिस्ट डिटेक्शन और इस तरह की एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए। दिस इज समथिंग दैट दे अचीव्ड इन 96, लेट्स से 96, राइट, एंड इट्स 2019। आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स, इनकी फ्रॉड्स, इनकी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, इन सब चीज़ों के लिए AI इज द बेस्ट टूल दैट्स गोइंग टू बी डूइंग दैट। पाकिस्तान में आई होप इट स्टार्ट्स गेटिंग इम्प्लीमेंटेड बिकॉज बहुत रॉ मार्केट है अभी राइट नाउ हम लोगों की। ह्यूमन इंटरवेंशन पे सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग से कैसे रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज होती है, बाय ऑटोमेटिंग दी प्रोसेसेस, ठीक है, ताकि ह्यूमंस कम से कम उस काम को कर रहे हों, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो, वो खुद ही चले, थकेगा नहीं, बीमार नहीं होगा और भी उसको कोई इशू नहीं होगा और उसने एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट होना है। उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के बाद ऑप्टिमाइज जब किया जाता है, 10 प्रोसेसेस से 8 कर दिए जाते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन आती है सिस्टम के अंदर, उससे आपको क्या होता है कि वैल्यू रिटर्न, आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई होती है AI बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर, उससे आना शुरू हो जाती है। दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी बोरिंग, स्मूथ। सो दिस इज अ कंपनी, डबल क्लिक, सर्च करके देख लें।
what it does is ये basically bids or bid adjustments based on the clicks जो एड्स मार्केटिंग है. डबल क्लिक वाज बॉट बाय गूगल इन 2008. इसके जो कस्टमर्स हैं वो सारे माइक्रोसॉफ्ट है और इस तरह की फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं. ये सिस्टम एड्स प्लेसमेंट के लिए यूजर को बेस्ट मॉडल ला के देता है कि आप किस तरह एड्स प्लेस करें, किधर एड्स प्लेस करें तो आपको मैक्सिमम आउटकम मिलना शुरू हो जाएगी. ठीक है, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. एवरी वन ऑफ द कंपनीज, एवरी वन ऑफ द बिग कंपनीज इज यूजिंग इट. This is another system. What it does is it tells you real time कि आपका जो कंटेंट है वो आपने सबसे पहले किस तरह के सब्जेक्ट लाइन के ऊपर लिखना है या किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है. फिर आपका जो कंटेंट है उसको जाके कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किधर मार्केट करने की जरूरत है कि उनका मैक्सिमम इम्पैक्ट आए, किसको जाके दिखाना है ये कंटेंट. ठीक है, और रियल टाइम में कितने लोगों ने उसको देखा है, इसकी क्या बाकी जो दुनिया में लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ उसके मुकाबले में आपके वाले का जो आउटकम है वो कैसी है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ. पीपल आर यूजिंग इट और अपना कंटेंट यूजर्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे सजेशंस ले रहे हैं. फ्रेज इज बेसिकली अनदर कंपनी. दिस इज अ वेरी गुड कंपनी. ये जो आपके पास ईमेल्स आती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आप ओपन करके देखते हैं तो आपके पास वो हॉलीडे इनविटेशंस आ रही होती हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें. उसमें जो सब्जेक्ट लाइंस बन रही हैं वो सब्जेक्ट लाइंस इंश्योर करने के लिए कि लोग उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर है क्या. व्हाट दीज गाइस डू इज नेचुरल लैंग्वेज, मतलब इट्स एन मशीन लर्निंग सिस्टम जो रेटिंग करता है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर आपका सब्जेक्ट लाइन स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू व्यू इट. ठीक है, कितने ओपन करेंगे, कितने उसको क्लिक करके देखेंगे, कितने क्लिक टू, आई डोंट नो द लास्ट वर्ड. सो जस्ट इमेजिन दिस इज हैपनिंग, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग नाउ. आपके पास रोज ईमेल्स आती हैं, एवरी मोमेंट आपके पास ईमेल्स जनरेट हो रही हैं एंड दे आर यूजिंग अ मशीन लर्निंग सिस्टम टू मार्केट देयर स्टफ. राइट, एंड दिस सिस्टम विल इंश्योर कि आपकी जो ईमेल है वो ओपन होगी और लोग उसको देखेंगे एटलीस्ट. ठीक है, विच इज अ बिग कंसर्न फॉर ऑल द मार्केटिंग कंपनीज आउट देयर. प्रिडिक्टिव मॉडल्स, डेटा रोबोट, दिस इज अनदर कंपनी. व्हाट इट डज इज इट क्रिएट्स प्रिडिक्टिव मॉडल्स बेस्ड ऑन योर डेटा. ठीक है, ये आपको आपके मॉडल्स और आपका जो डेटा है उसकी बेसिस के ऊपर they help you set up AI processes. ठीक है, if you are a company and if you want to analyze के किस तरह का मॉडल्स आपके उस डेटा से जनरेट हो सकते हैं, आपके डेटा से क्या इंसाइट मिल सकती है, this is an automated tool that does it for you. Luminance, it's another AI system जो कि बहुत, for instance, law. How many of us understand कि लॉ क्या है, कैसे होता है? There are specific people, lawyers, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं. मैंने पर्सनली बहुत करीब से देखा हुआ है लॉयर्स को. द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन स्टडीइंग, ताकि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आई हुई है या कोई भी एक केस है उसको हिस्ट्री में कैसे टैकल किया गया है ताकि उसमें से और इनसाइट्स क्या निकल सकती हैं. दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू सेव लाइव्स इन रियल टाइम, राइट? सो लुमिनेंस, व्हाट इट डज इज ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और लीगल टर्म्स, लॉयर्स के लिए इनसाइट्स निकाल के देते हैं उनके डेटा में से. उनकी जो केस है उसको स्टडी करते हैं और उस केस की बेसिस के ऊपर इनसाइट्स निकालता है हिस्ट्री में इसके ऊपर क्या रूलिंग दी गई है और इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप मिस कर गए हैं या क्या इनसाइट्स और हैं, लाइक व्हाट यू कैन पॉसिबली डू विद दिस, राइट? दिस इज ऑल्सो being used right now. Luminance को भी जाके स्टडी करें, एक दफा इनकी कंपनी को जाके देखें कि how they are actually doing it and what they're using it for. Same goes for Uber. Go to Uber. Uber AI open source available है जिसके ऊपर जाके आप देखते हैं कि how they are using AI, उनके जो tools हैं वो क्या हैं. Facebook ने अपना AI सिस्टम ओपन सोर्स किया है, डीप लर्निंग सिस्टम ओपन सोर्स किया है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ये चीजें करता है, सीन डिटेक्शन करके देता है. इसी तरह ही नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके उनके एआई सिस्टम्स देखे उन्होंने,
ओपन सोर्स रखे हुए हैं ताकि आप उनका टेक्नोलॉजी स्टैक उठाएं और आप इंप्लीमेंट करके देख लें, इनफैक्ट आप उसको रीयूज कर लें, ठीक है, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है। मीडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब आप अभी अपना सेल फोन खोलें, उसके अंदर गूगल न्यूज़ इंस्टॉल करके अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको ओपन करके देखेंगे, जो आपने न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है, फॉर यू का जो टैब होता है उसमें हमेशा वो वाली न्यूज़ आ रही होती है जिस तरह की न्यूज़ आपने लास्ट टाइम पढ़ी है, ये इंटरेस्ट शो की है, उस तरह के टॉपिक्स में से वो ला के आपको समरी बना बना के देता रहता है। इमेजिन कि आपकी रियल टाइम अभी आपके लिए जो जो चीज़ें आ रही हैं, दे आर ऑल AI बेस्ड, राइट? But Google is able to do it because Google has all the news feed in the world. Google has all the images that are uploaded. ठीक है, it has index of everything. तो yes, अगर आपने भी मतलब for instance, if you want to actually implement something, this is a really good topic जिसके अंदर आप लोगों को personalized news ला के देंगे उनकी बेसिस, उनकी इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग इट फ्रॉम योर लोकल सोर्सेज। फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेस, ट्रिब्यून एंड ये जो वेबसाइट्स चल रही हैं, पाकिस्तान डजंट हैव दिस राइट नाउ, पर उनकी न्यूज़ जो है वो गूगल आपको ला के यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। आपको एक्सप्रेस के थ्रू ही न्यूज़ आ रही होती है, आपको डॉन के थ्रू ही न्यूज़ आ रही होती है, और उसमें से टॉपिक डिटेक्शन करके वो आपको ला के दे रहा होता है, राइट। फिर जब आप यही कोई भी ओपन करते हैं मैगजीन, फॉर इंस्टेंस फ्लिपबोर्ड आप में से कितनों ने यूज किया है? आजकल वो ज्यादातर फोन्स के साथ बाय डिफॉल्ट आ रहा है फ्लिपबोर्ड इज अ न्यूज डिलीवरी सिस्टम, बेसिकली इट्स अ मैगजीन। उसमें होता क्या है कि आप टॉपिक्स चूज करते हैं, उन टॉपिक्स की बेसिस के ऊपर वो क्या करता है कि आपको ला के अरेंज करके डेली समरीज बना के देता है कि जी ये है, और उसको विजुअली पेज फ्लिप्स के साथ देता है, और इट पर्सनलाइजेज योर बेसिकली न्यूज रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। तो आई एम अमेज्ड, वैसे आप लोगों ने फ्लिपबोर्ड की नहीं सुना हुआ अभी तक। यू गाइज आर नॉट रीडिंग एट ऑल। इसी तरह ये जो उसके अंदर फिर जो एड्स ला के आपको दिखा रहा है वो भी आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड चॉइसेस की बेसिस के ऊपर हैं कि आप क्या चांसेस हैं कि एक सर्टेन ऐड लाके वो आपको दिखाएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ये जो चांस है जिसके ऊपर हम लोग बार बार ये जो मशीन लर्निंग बेस करती है, ये 1900 सेंचुरी से आ रहा है, ठीक है। क्या चांस है कि कॉइन जो है वो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ठीक है। लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स बन गए थे इसी की बेसिस के ऊपर, प्रोबेबिलिटी इसी पे ही लाई करती है, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर ऑन। कुछ और कंपनीज जो मशीन लर्निंग को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं लोगों को, ऑडियंस, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी कंपनी की फॉलोइंग को स्टडी करता है और देख के आपको एनालिटिक्स निकाल के देता है कि कौन किस तरह की दुनिया आपको फॉलो करती है, क्या कंटेंट आप उनको देंगे तो आपको ज्यादा फायदा है। पॉलीमेटिका विजुअल स्टोरीज और विजुअलाइजेशंस बनाता है फॉर एवरीबॉडी। वॉटसन पर्सनैलिटी इंसाइट्स आपके लिखे हुए हैंड रिटन टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करके देता है। इससे पहले बड़े स्पेशलाइज्ड ह्यूमंस ये काम करते थे कि नोट्स स्टडी करते थे और नोट्स की बेसिस के ऊपर बताते थे कि हु एंड व्हाट द ऑथर इज, ठीक है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी और किस तरह का बंदा है। ब्लैक स्वान मशीन लर्निंग फॉर इनोवेशन, सरफेस इंसाइट्स थ्रू कॉन्वर्सेशंस और कम्युनिटी आइडियाज की बेसिस पे डेवलप हुआ है। मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ AI। जब भी हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हम AI की बात भी साथ में कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ AI encapsulates a lot more. What is machine learning? Now the real question: a branch of artificial intelligence concerned with the design and development of algorithms that allow computers to evolve behaviors based on empirical data. अब ये जो इसकी अपनी डेफिनेशन है, इट रियली मीन्स कि जो आपके पास डेटा आज तक जनरेट हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या लर्निंग कर सकते हैं उससे। क्या आप उसकी बेसिस के ऊपर कस्टमर रिटेंशन को डील करना शुरू करेंगे, या आप उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस एनालिसिस करना शुरू कर देंगे अपनी वेबसाइट्स के। फॉर इंस्टेंस आप लोगों के पास लॉग जनरेशन, कभी आपने सोचा है कि जो आपका सिस्टम लॉग्स जनरेट कर रहा है एवरी मोमेंट, whoever is a web developer over here, right, once or twice or even daily
एक क्वेश्चन आता होगा कि जी मेरी वेबसाइट स्लो हुई है क्लाइंट की तरफ से, ये रिक्वेस्ट आती है, आप हाउ कैन यू से कि वो स्लो है, लाइक डिफाइन स्लो फॉर मी. व्हेन वी से दैट परफॉर्मेंस इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, एवरीबॉडी परसीव्स इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, तो स्लोनेस इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म. लेकिन अब आपके कस्टमर्स अफेक्ट हो रहे हैं, हाउ डू यू थिंक कि आप लोग उससे फिगर आउट करेंगे कि वो एक्चुअली स्लो है या नहीं है? एनी आइडियाज? रिस्पॉन्स टाइम चेक करेंगे कि डेटाबेस एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट डेटाबेस चेक कर लेंगे और उसमें कम टाइम आ रहा है. तो जब आपके पास, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको करने के लिए अब आप क्या करें, आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, वहां जाके देख रहे हैं आपके पास रियल टाइम में हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट पर मिनट आ रही हैं, पर सेकंड आ रही हैं. 100 ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड के लॉग्स को अगर आप देखना शुरू करें ना, तो वो चल रहा होता है बस, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा. उसमें टाइम बहुत अच्छा भी आ रहा है, उसमें टाइम बहुत गलत भी आ रहा है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना बीच में से कि कौन सी वाली है जिसकी ये लॉग्स चल रहे हैं, ठीक है, या आप सर्वर के लॉग फाइल उठाएं किसी एक दिन के बना के, तो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू सी इन देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है. अगर आप खुद उसको एनालाइज करें, अच्छा फिर आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे? सबसे पहला सवाल ये है, हाउ डू यू एक्चुअली सी कि स्लो वाला पार्ट क्या था, टाइम पे स्लो था? सबसे पहली चीज क्या आती है आपके ज़हन में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? एक इवेंट को मैप करेंगे टाइम के ऊपर, ठीक है. अच्छा, फॉर इंस्टेंस 1 बजे स्लो था, ओके, 1 बजे क्या चीज स्लो थी, ठीक है, उसमें अब वेबसाइट्स के ऊपर 6000 डिफरेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा वाला सिंगल ऑपरेशन है जो स्लो हुआ हुआ है? हाउ डू यू फिगर दैट आउट, हाउ डू यू सिंगल दैट आउट, ठीक है, अनलेस कि आप उसके ऊपर डेटा क्लींजिंग और डेटा विजुअलाइजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है. फिर आपको नजर आना शुरू होता है कि अच्छा ये टाइमलाइन पे प्लॉट होने के बाद मुझे नजर आ रहा है कि 100 इवेंट्स दैट हैपेंड एट एग्जैक्टली 1 PM, वो कौन से 100 इवेंट्स हैं? अच्छा, उन 100 इवेंट्स में से वेयर डू दे लाई, do they lie on the lower side or on the higher side? अच्छा, what percentage of those are on the higher side? वो जो हैं, जो परसेंटेज है, क्या वो it's like 50% of the operations on my website are slow at 1 PM, 20% are slow at 1 PM. अच्छा, अगर वो 20% स्लो है तो वो कौन से हैं? आर दे सपोज टू बी स्लो? देयर आर प्रोसेसेस जो आप लिखते हैं, आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है जो टाइम लगाएगी, ठीक है, इट हैज टू गो बैक, इट हैज टू कम बैक विद डेटा. तो ये इनसाइट्स हैं एंड द वे ऑफ लुकिंग एट दिस, ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू मशीन लर्निंग, ठीक है. दिस अगर मैं उसको उठा के 1 महीने का अपनी वेबसाइट का डेटा दे दूं और उससे मैं कहूं कि मुझे इसमें से लेबल करके दे दो या मुझे क्लस्टर्स बना के दे दो ऐसे डेटा का कि मेरा ज्यादातर डेटा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट क्लस्टर्स इसमें से बन रहे हैं, इनसाइट्स क्या निकलेंगी मेरी लॉग में से? हाउ डू वी डू इट एज मशीन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? वी वुड एम्प्लॉय मशीन लर्निंग, ठीक है. इट इज द बेस्ट यूजेज ऑफ टाइम. We cannot have a person sitting over there who does not have an answer. It is mission critical. दराज की एक दिन ब्लैक फ्राइडे की सेल्स के थ्रू अगर उस टाइम पे उन्होंने डिटेक्ट करना है कि देयर एन इश्यू, ठीक है, या वो वेबसाइट ओपन मेरी बहुत स्लो हो रही है, they cannot have anybody go in there and actually study that. अगर एक मशीन लर्निंग सिस्टम लगा देते हैं, अपने लॉग एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, तो what they are going to see is insights delivered to their desktops, ठीक है. आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स यूज किया हुआ है? गूगल एनालिटिक्स की इंप्लीमेंटेशन की हुई होगी. गूगल एनालिटिक्स के थ्रू डैशबोर्ड्स जाके देखें उनके कभी, ठीक है, उनके डैशबोर्ड्स के ऊपर क्या आ रहा है, रियल टाइम में कितने बंदे आए हुए हैं, वो बंदे किधर से हैं, डेटा की सेग्रीगेशन करके दिखाया हुआ है. वंस दे हैव द डेटा, इवन वो बिग क्यूरी आईडी भी दी हुई है उन्होंने हर एक यूजर के अगेंस्ट. ये जो यूजर है इसकी बिग क्यूरी आईडी है, आप इसको उन्हीं के सिस्टम्स के थ्रू एनालाइज भी कर सकते हो कि इसकी इनफैक्ट एवरी यूजर की यूजेज पैटर्न क्या है, वो आपकी वेबसाइट पे कौन से पेज पे आया, फिर उसने किधर क्लिक किया, फिर वो किधर गया. अच्छा, अब कितने ज्यादा लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है. दिस इज द काइंड ऑफ इनसाइट्स जो अभी आपके सामने हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आप जाकर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप भी वही बना के दे रहे हो, ठीक है. दिस इज अ वेरी पॉपुलर इमेज. इसमें से नंबर 2 अगर हमने डिटेक्ट करना हो, ठीक है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में से करके देना हो, तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस काम को हमसे बहुत जल्दी करके दे सकता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस
नीड 100% अटेंशन के फौरन से बैठे हुए वो इसको फौरन से एनालाइज नहीं कर लेंगे। और अगर इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनके पास से जाना शुरू कर दें, उनमें से एनालाइज कर करके आपने एक एक फिगर आउट करना है, तो हाउ डू यू फिगर दैट आउट? इंस्टेड ऑफ यू डूइंग इट, व्हाई डोंट यू राइट अ स्मॉल एल्गोरिथम जो ये काम आपको करके दे दे। ठीक है, टाइप्स क्या होती हैं लर्निंग की? बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुना है, बल्कि इनफैक्ट बार बार ये चीज डिस्कस हुई है। एवरी टाइम यू स्टार्ट ऑफ विद मशीन लर्निंग तो 3 क्लासेस आपके सामने आ जाती हैं कि जी ये 3 मॉडल्स हैं। एक सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और रीइंफोर्समेंट है। Supervised क्या है? Supervised is an algorithm that consists of target outcomes and variables for dependent variables, which is to be predicted from a given set of predictors. ठीक है, independent variables. Basically होता क्या है कि हम लोग supervised learning के अंदर क्या करते हैं कि जिसमें हम लोगों के पास regression के problems आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास classification के problems आ जाते हैं। ठीक है, regression जहाँ पे भी हमारे पास numbers, in fact we would get into those as well. Decision trees हमारे पास जिस तरह हैं, for instance, this is the easiest form of machine learning algorithm that you can apply. ठीक है, it's basically a decision tree. आपने हर डेटा की बेसिस के ऊपर फिगर आउट करना है कि ये जो है ये किस स्टेट में लेके जा रहा है, स्टेट्स आपने यूज करनी है। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन के आंसर यस होने की सूरत में क्या नेक्स्ट रूट आपने क्या बनाना है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स जिस तरह काम कर रहे होते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आपके पास बेसिकली जिस तरह हम लोगों ने देखा, लेट्स गो बैक अ लिटिल। Amazon.com, Amazon.com के ऊपर आप थोड़ा टेक्निकली इसको डिस्कस करते हैं। जो आपके पास रिकमेंडेशन आ रही होती हैं, हाउ डू यू थिंक दोज रिकमेंडेशंस गेट टू यू? सर्चेस तो एक डेटा है, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैंने जाके अगर फॉर इंस्टेंस ये बुक जो है इसको परचेज करने के लिए देख रहा हूँ, तो नीचे मेरे पास आ रही होती हैं प्रीवियसली यूजर्स हु बॉट दिस आल्सो बॉट दैट। उसके अलावा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं पाकिस्तान में, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एवरी मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ द वे वी थिंक। ठीक है, हाउ वी ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको नजर आता है एक खास अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कि क्या प्रोडक्ट आ रहा होगा तो उसके साथ क्या पड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट नजर आ रहा होगा तो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या दिखाना है साथ में। हाउ डज दिस वर्क? एक प्रिंसिपल आया था, एप्रोप्रियरी रूल है या एल्गोरिथम है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग शॉपिंग कार्ट, फॉर इंस्टेंस एक शॉपिंग कार्ट है, उसके अंदर आपको 10 आइटम्स हैं। उन 10 आइटम्स की बेसिस के ऊपर हर एक के पास से जो शॉपिंग कार्ट्स होंगी, एक दिन के अंदर 1 मिलियन शॉपिंग कार्ट्स हैं मेरे पास आई हैं। उनमें से मैंने बताना है ऐसा क्या डेटा है जिस के एक के अकर होने से दूसरे के क्या चांसेस हैं कि वो भी अकर होगा। ठीक है, वी आर बैक इन चांसेस अगेन। विदाउट प्रिडिक्शंस, प्रोबेबिलिटीज, वी कैन नॉट मूव अहेड इन मशीन लर्निंग। प्रोबेबिलिटी अगर आपको या स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। ठीक है, प्लस द वे वी आर गोइंग राइट नाउ इज फ्रॉम अ मशीन लर्नर्स perspective. Like there are different perspectives when we are talking about machine learning. Machine learning सिर्फ ये नहीं है कि मैं जाके एक के नियरेस्ट नेबर लगा दूं एल्गोरिथम, या मैं कौन से एल्गोरिथम को यूज करूंगा तो मेरा आउटकम आ रही होगी। नहीं, मशीन लर्निंग का ये पार्ट है। ठीक है, कि एल्गोरिथम चूजिंग क्या है, डेटा क्लींजिंग क्या है। पर देन देयर आर गाइज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस। दे आर इंटरेस्टेड इन लेइंग आउट सिस्टम्स जो कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम तक डेटा पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस सेटअप की जाएंगी। ठीक है, एल्गोरिथम सिलेक्शन इज वन पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। द रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ रियल टाइम डेटाबेस। उस रियल टाइम डेटाबेस से डेटा मूव कैसे करना है, डेटा विद इन पाइपलाइंस, उसकी स्ट्रीमिंग के दरमियान में उस पर एनालिटिक्स निकालने हैं, उसको स्ट्रीम करना कैसे है, ETL प्रोसेसेस उसके ऊपर क्या बनने हैं, वहां तक कैसे पहुंचेगा जहां पे आपकी मशीन लर्निंग सिस्टम है जिसको वो डेटा फीड करना है। ठीक है, फिर
उस मशीन लर्निंग और उस एल्गोरिदम की जो आउटपुट है उसको उठा के मैंने यूजर तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। ये लोग इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें नॉट एवरीबॉडी इज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट इज अ वेरी बिग, इज अ रिलेटिव टर्म, हर बंदा कह सकता है मैं डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। व्हाट डज इट रियली मीन, व्हाट डू यू डू, व्हाट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप वो पाइपलाइंस सेटअप कर रहे हैं, और आर यू द गाय हु इज क्लीनिंग द डेटा, गेटिंग इनसाइड आउट ऑफ द डेटा। डेटा क्लीनिंग भी एक सिंपल स्टूपिड जॉब नहीं है, उसको इंटेलिजेंटली करना पड़ता है कि मेरे जो क्लींजिंग का प्रोसेस है उसकी बेसिस पे डिपेंड करता है कि मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे। If it is that important, that means that the step one, the data cleansing is very good, very important. Same goes अगर यहाँ से रोज का डेटा कलेक्ट हो रहा है, हर क्लिक का, हर कार्ड का जो कि चेकआउट हुई है, तो उसको क्लींस करके इस फॉर्म में लेके जाया जाता है कि उसके ऊपर हम wait, let me get back to it. A priori एल्गोरिदम अप्लाई कैसे होगा उस पर, ठीक है। एल्गोरिदम हमने अप्लाई कर लिया, उसके बाद हमें क्या नजर आता है कि ठीक है जी, जो लोग गूगल की बुक खरीद रहे हैं ना, वो लोग हो सकता है किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उस सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए हेल्पिंग जो बुक्स है ना, जो बाकी लोगों ने इससे पहले आके परचेज की हैं, इस बुक के साथ चेकआउट की हैं, वो ये वाली हैं। तो व्हाट इज देन देयर इज लाइक 70% प्रोबेबिलिटी कि जी ये बंदा जब इसको बाय करेगा तो वो साथ में ये भी बाय करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें सजेस्ट करें तो हम सेल मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी साइड से, लाइक दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट बाय हेल्पिंग देमसेल्व्स आउट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आपके जो ओपन एआई फॉर डोटा है, द गेम प्लेयर बॉट, that is a very good example of what reinforcement learning is. Reinforcement learning is based off of the feedback that you get from your action. जो भी आप कोई एक एक्शन परफॉर्म करें उसका जो फीडबैक है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, क्या वो एक्शन, उसका रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, अगर आप रिवॉर्ड मिला है या उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, उसकी बेसिस पे लर्निंग करता है ना। ये गेम्स खेलता है ओपन एआई अपने साथ डोटा की, खुद ही ओपोनेंट बनता है, खुद ही मतलब इट्स ऑन बोथ साइड्स, प्लेइंग बोथ साइड्स, और क्या करता है कि हर एक्शन की बेसिस के ऊपर दोनों एनालाइज कर रही हैं, दोनों साइड्स एनालाइज कर रही हैं, और जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके ऊपर एक पेरेंट सिस्टम है जो कि लर्निंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दैट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली मीन्स कि आपने जो गेम खेली है उस गेम के अंदर आपका वर यू द विनर और द लूजर, ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर वो हर स्ट्रेटेजी को अपनी रिफाइन करता आता है, right? You should, every one of you should go and check out OpenAI, ठीक है, and OpenAI GameBot, उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसकी YouTube वीडियोस हैं या जो आपको बताते हैं कि हाउ डू देयर डीप लर्निंग सिस्टम्स और न्यूरल नेट्स वर्क, और वो किस तरह डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। केगल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप में से कितनों ने यूज किया हुआ केगल? अच्छा, आप लोगों को वहां पे डेटा सेट्स मिल रहे होंगे, प्लेयर पबजी को भी पता होगा हर एक को, ठीक है, आप लोग खेलते होंगे। पबजी का डेटा आया हुआ था कि आपने ये बताना है कि इस डेटा में से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, आपने एक एल्गोरिथम लिखना है, पहले डेटा क्लीन डेटा सेट था इनफैक्ट, और इसकी बेसिस के ऊपर आप डेटा क्या अवेलेबल है, प्लेयर की एक आईडी दी हुई है, नाम नहीं दिया हुआ, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी आईडी है जिसको रिप्लेस किया हुआ है ताकि एनोनिमिटी मेंटेन रहे। एक प्लेयर की आईडी है, प्लेयर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कितना डिस्टेंस उसने बाय ऑन फुट ट्रेवल किया है, कितना ऑन व्हीकल ट्रेवल किया है, कितना इन वाटर ट्रेवल किया है, ठीक है, कितनी किल्स हुई हैं, कितनी दफा किल हुआ है, और कितने मैच में वो सक्सेसफुल हुआ है। इस डेटा की बेसिस के ऊपर अगर आपको मैं वो 100 प्लेयर्स के डेटा मिलता है, तो आपने उसमें से फिगर आउट करना है कि हु इज द वन जो नेक्स्ट आपके पास आएगा, तो इसके क्या चांसेस हैं कि जीतेगा, क्या जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, राइट? You should all, if you are really serious about becoming a data scientist, ठीक है, these are the places: Uber AI, Facebook AI, Netflix AI, Twitter AI, Google AI, ठीक है, कि आप Google DeepMind, OpenAI, AGI जो artificial general intelligence है, कि you start following them if you really want to become that one guy. But
some books that I've gone through, ठीक है, every one of the guys who is a data scientist, actually the data scientist जो रोल लेके चल रहा है, they are usually PhDs, ठीक है, जो जिनको पता है कि वो डेटा है क्या, डोमेन स्पेशलिटी बहुत रिक्वायर्ड होती है, इट्स दी अल्टीमेट थिंग। अगर आपको नहीं पता ना, आप मतलब आपको पबजी का नहीं पता, मैं आपको डेटा दे दूं तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ थोड़ी सी इनसाइट निकाल लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि वो मेरे लिए फायदेमंद भी है या नहीं है। तो इसलिए हेड्स ऑन you cannot jump today to become a data scientist, right? But being a software engineer, these are the things that we need to know कि हम ये systems कैसे implement करके दे सकते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, let's talk about supervised learning. Supervised learning is machine learning takes data as input. Let's call this data training data. एक इनपुट के तौर पे डेटा लेता है जो कि ट्रेनिंग डेटा है। फॉर इंस्टेंस यही पबजी के डेटा मैंने इसको उठा के दे दिया और इससे कहा कि ये आपका ट्रेनिंग डेटा है। ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड्स इनपुट्स और लेबल्स, ठीक है, कि ये है क्या और उसके अगेंस्ट विनर लूजर लिखा हुआ हो, तो लेबल्स लगा दिए मैंने। सॉरी, हम एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि A और B इनपुट देंगे, A is 5, B is 6, रिजल्ट इज गोइंग टू बी 11। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? अगर मैं आपको बताता हूँ कि A 5 है, B 6 है और रिजल्ट 11 है, तो उसका क्या मतलब है? आपके ज़हन में फर्स्ट थिंग क्या आती है? व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड टू A एंड B, जिसकी वजह से एडिशन हुई है, राइट? यही जो चीज है, ये जो पैटर्न है, ये मैं किसी भी मशीन लर्निंग सिस्टम को अगर उठा के देता हूँ तो वो खुद डिटेक्ट कर लेता है इसमें से कि यार ये ना एडिशन हो रही है। इस तरह की अगर मैं बहुत ज्यादा डेटा इसको देता हूँ तो वो फिगर आउट कर लेगा, अच्छा हर दफा ऐड करने से ही मेरे पास ये आउटकम आ रही है, ठीक है। तो अब अगर हम उसको विजुअली देखें तो होता क्या है, हम लोग इसको कहते हैं 5 और 6 और जो उसका रिजल्ट है वो 11 है। तो इसका मतलब है पबजी का डेटा एक रो जिसमें हमने उसे बताया हुआ है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी डेथ्स हैं, कितनी किल्स हैं, ठीक है, और उसकी बेसिस पे वो विनर था या लूजर था। नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग इनटू द प्रैक्टिकल स्टफ, वी आर मेकिंग अप द, सो वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू बी कोडिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो सारा सेटअप कराएं। बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट यू मोटिवेटेड इनफ टू गो होम एंड स्टार्ट स्टडीइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो 5 और 6 हमने इनपुट के तौर पे दिया है, 11 इसको हमने बताया कि उसका आंसर है, पबजी के प्लेयर का डेटा है और उसका है कि विनर है ये लूजर है, तो उसने उसकी बेसिस पे लॉजिक बना ली है। अब वो जो लॉजिक है देयर इज नो मैजिक इन इट, क्योंकि उसने लॉजिक वाला पार्ट किया है, कैसे किया है उसने, हाउ डिड इट नो कि इसी तरह करके होगा। तो उसने कोरिलेशंस निकाले हैं डेटा में से, एक चीज और दूसरी चीज की रिलेशन क्या है, कौन कितने प्लेयर्स हैं, या हर डेटा के अंदर ऐसी क्या चीज है कि विनर्स और लूजर्स के दरमियान में क्या चीज है जो उनको सेपरेट करती है। हो सकता है वो डिस्टेंस ट्रेवल कम करते हो विनर्स, ठीक है, हो सकता है वो बैठे रहते हो, कैंपर्स हो, वो एक जगह बैठ के लोगों को मारते रहते हैं, लोग खुद आ जाते हैं उनके पास। अच्छा, नहीं, हो सकता है कि वो उसमें कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो जिनकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और उनकी किल रेशियोज भी सबसे ज्यादा होंगे। तो ये जो को रिलेशन है, ये को रिलेशन फाइंड करता है, ठीक है। देयर इज नो मैजिक इन दी एल्गोरिथम इटसेल्फ। आपको सिर्फ ये समझना है कि इस एल्गोरिथम की डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और मैं जिसको डेटा दे रहा हूँ उसके ऊपर क्या ये अप्लाई भी होता है, ये नहीं होता। जब आपके पास ये लर्न कर लेता है और लॉजिक बना लेता है अपने पास एक, तो फिर आप उसको नेक्स्ट 2 और 4 देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 6 दे देगा। वेरी सिंपल। फिर इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिग्रेशन के हैं और एक क्लासिफिकेशन के हैं, ठीक है। रिग्रेशन हर उस तरह के जिसमें कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक घर की कीमत क्या है कि एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर, ठीक है, या करंट स्टॉक वैल्यूज के हैं। स्टॉक वैल्यूज अगर आपने कभी देखे हो तो वो बाय द मोमेंट और बाय द डे वो चेंज हो रहा होता है, -10, +5, -6, इस तरह करके एवरी इट्स लाइक डेली उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, ट्रेंड्स आ रहे होते हैं। तो अगर उस तरह का डेटा आपने उसके ऊपर एनालिसिस रन करने हैं तो इट्स गोइंग टू रिक्वायर रिग्रेशन, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस डेटा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस तरह के डेटा के ऊपर होती है? क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर आपका डेटा क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी, ग्रेजुएट्स कितने थे, अंडर ग्रेजुएट्स कितने थे, डॉक्टर्स कितने थे,
ठीक है। ऑल दैट सॉर्ट्स ऑफ डेटा जिसके अंदर आपके पास क्लासेस बन सकती हैं, इसका मतलब है कि वो क्लासिफिकेशन का डेटा है और सुपरवाइज लर्निंग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। एग्जाम्पल मेल, क्या ये स्पैम है या नहीं है? ठीक है, आपके स्पैम फिल्टर्स आप लोगों ने देखे हुए होंगे। रेन, कि क्या आज बारिश होगी या नहीं होगी, व्हाट आर द चांसेस। एक सर्टेन पिक्चर जो है इज ऑफ अ कैट, और किस क्या कैट की है या नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए आप जाके स्टडी करें गूगल इमेजेस, इमेज सर्च। उन्होंने पूरा का पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर दे टीच यू अबाउट हाउ गूगल इमेज सर्च वर्क्स। ठीक है, गूगल इमेज सर्च इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन लर्निंग सिस्टम जिसने सारी जितना डेटा वेब का है जो इंडेक्स हुआ हुआ है उसके पास, विच इज इन द फॉर्म्स ऑफ इमेजेस, उनको क्लासिफाई करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाके कैट लिखते हैं तो कैट चाहे किसी पिक्चर में किसी छोटी सी सेक्शन के अंदर भी हो ना, तो वो ला के आपको दिखाएगा। वो सिर्फ नाम पे नहीं रिलाई करेगा कि आपने उसके नीचे नाम कैट रखा हुआ था। पहले, इससे पहले, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले गूगल इन्हीं बातों पर रिलाई करता था कि आपने उसको लेबल क्या दिया हुआ है। ठीक है, एसईओ उसी की बेसिस के ऊपर हो रही होती थी कि आपने, आपकी इमेजेस कहाँ पे आएंगी, कि आपने उसका नाम कैसा दिया हुआ है। दैट हैज चेंज्ड, यू गाइस शुड स्टडी इट वंस। ठीक है, नॉट गोइंग टू गेट इन ऑफुली इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दिस। नबील साहब जो है ही एक्चुअली डज ऑल दी स्टैट्स एंड दैट टेक्निकल स्टफ। क्लासिफिकेशन के अंदर आपने देखें क्या किया, आपके पास ये अगर टोटल डेटा सेट है तो आपने उसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितनी ज्यादा क्लासेस उसके अंदर होंगी उतनी ज्यादा डिविजन्स होंगी उसके अंदर। रिग्रेशन जो है आपने क्या किया है कि आपने स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द प्लॉट किया हुआ है अपने डेटा को। ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्टॉक प्राइसेस क्या थी, तो वो स्टॉक प्राइसेस इस तरह करके ही प्लॉट होंगी। ठीक है, ओवर अ टाइम। Unsupervised learning क्या है? That does not include targets. So we do not tell the system where to go. The system has to understand itself from the data we give. हम उसको ये नहीं बता रहे कि यार हमने फॉर इंस्टेंस प्लेयर पबजी का डेटा है मेरे पास, मैंने उसके एंड पे विनर और लूजर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैंने नहीं बताया कि यार वो बंदा जीता था या हारा था, वो गेम का क्या आउटकम क्या दे रहे थे हम उसको। तो मैंने उसको जब ये डेटा दूंगा तो इसकी बेसिस के ऊपर वो खुद पैटर्न्स निकाल के दिखाएगा मुझे, और उसके अंदर अगर किल काउंट होगा तो किल काउंट की बेसिस के ऊपर इट वुड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द वंस जिन्होंने ट्रेवल भी डिस्टेंस ज्यादा किया, डेथ्स ज्यादा हुई, जिन्होंने ट्रेवल कम किया डेथ्स कम हुई और किल्स ज्यादा हुए। तो इट इज गोइंग टू टेल मी what those clusters are, what are those hidden patterns in the data that I wasn't able to figure out. Clustering, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करना। इसके लिए there is an example from a video that I watched on YouTube. Moths को डिवाइड करना था between an emperor moth and I don't know what the other kind of moth was, लेकिन इन 2 moths की डिवीजन के दरमियान में क्लस्टर्स बनाने के लिए हम लोग उसने कहा क्या करेंगे कि मॉथ के जो विंग स्पैन है और जो उसके बॉडी का साइज है उसकी बेसिस के ऊपर फिगर हम लोग क्या करेंगे कि डेटा स्टोर करना शुरू कर देंगे और उनके अगेंस्ट लिख देंगे कि ये एम्पर मॉथ है, ये कौन सा है। जब हम उसको देखेंगे तो वो एक्चुअली क्लस्टर्स बना के दिखा देगा हमें 2। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें एक थर्ड इंडेक्स भी डालते हैं और हम कहते हैं कि उसका जो एंटेनाज हैं उनकी जो लेंथ है वो भी हर एक की डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर वो डेटा आ जाएगा, क्योंकि अब उसके 3 इंडेक्सेस हैं डेटा के जिसको हम विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज को क्लस्टर कर सकते हैं हम लोग। फॉर इंस्टेंस उनके क्लस्टर्स बना सकते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल न्यूज कितनी है, टेक्निकल न्यूज कितनी है, नॉन टेक कितनी है, मार्केटिंग कितनी है। इमेजेस को कर सकते हैं क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड, कि एक सर्टेन टाइप ऑफ इमेजेस को एक क्लस्टर के अंदर, पर दिस इज नॉट समथिंग जो हम कर रहे होंगे, इट विल बी समथिंग जो मशीन हमारे लिए करके दे रही होगी, हमें क्लस्टर्स बना के दे रही होगी। ठीक है, एल्गोरिदम्स, 10,000 एल्गोरिदम्स और 10,000 एल्गोरिदम्स अभी अवेलेबल हैं। ये वो थोड़े से हैं जो कि हम लोगों के पास बेस एल्गोरिदम्स जिनको हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है,
इसमें रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स भी हैं, थ्योरम्स सॉरी एल्गोरिदम्स हैं, डिसीजन ट्रीज हैं, के नियरेस्ट नेबर्स हैं, के मीन्स है. I wouldn't get into the details of every one of these algorithms. Every one of these algorithms is so deep कि आपको multiple hours lectures लेके उसको समझना पड़ता है कि actually है क्या. Nabil Saab wouldn't agree with me on that. I wouldn't want to jump into the mathematics part of it. एक एल्गोरिथम का टोटल एक लेक्चर ही बनता है. जैसे ये आप लाइव करते हैं लेकिन इसके लिए प्रॉस कौन होते हैं, अर्निंग कैसे करनी होती है. Yes, it is a very technical topic. Figuring out कि एल्गोरिथम है क्या, उसको डेटा क्या है, पहले सबसे पहले फिगरिंग आउट कि आपके पास डेटा क्या है, उस डेटा की बेसिस के ऊपर कौन से पॉसिबल एल्गोरिथम्स हैं जो इस पे अप्लाई होंगे. फिर अगर आपका स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है या यू डू नॉट लुक एट स्टफ इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिशियंस कि वो किस तरह उसमें से इंसाइट्स निकाल रहे होंगे, या माइनिंग के सब्जेक्ट आपने नहीं रखा हुआ था इससे पहले, आपकी डेली जॉब में डेटा माइनिंग का पार्ट नहीं है, तो यू वुड नेवर लाइक me being a software engineer, I've been in the field for 13 years now. Never looked at data in terms of insights that can be created from them. क्योंकि purely engineering perspective से मैं चीजों को देखता हूँ, right? This is another art. But once I started looking into and I changed the way I looked at data, this became really easy for me to understand. ठीक है कि हम लोगों ने a priori एल्गोरिथम लगा के शॉपिंग के लिए रिकमेंडेशंस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम किगल के ऊपर क्रिएट एन अकाउंट ओवर देयर, स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. ठीक है, ऑब्वियसली आप जाके माइक्रोसॉफ्ट के लिए फ्रॉड डिटेक्शन नहीं करना शुरू कर देंगे, या आप उनके वो जो फायरवॉल के अंदर इंट्रूजन डिटेक्शन नहीं करना शुरू कर देंगे, कोई एल्गोरिथम ऐसा, या एनएसए के लिए एल्गोरिथम लिख के फौरन से बंदे नहीं डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे. बट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, मैं आपको चाहे जितना मर्जी बार बार रिपीटेड ये बताऊं, इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस अनलेस यू डू इट बाय हैंड. ठीक है, फिर व्हाई आई एम नॉट मेकिंग इट प्रैक्टिकल, there is a very specific reason, because each one of these, इसके लिए there are prerequisites. Those prerequisites have to be met first. You have to understand the math and the stat that goes into the process. You have to understand how that data should look before I apply an algorithm on top of it. उस डेटा को उस तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, that's एक अलग कहानी है पूरी की पूरी. But what my target was today was to give you an insight into what you can do with machine learning, where it is right now, what state it is in. You make your mind where either you are going to be a data scientist or you're going to be a data engineer. ठीक है, data engineers की इतनी ज़्यादा buzzwords नहीं सुनने को मिल रहे होते आपको. हाँ, Hadoop सुनने को मिलता है, आपको Spark के बारे में सुनने को मिलेगा, आपको ज़ूकीपर के बारे में सुनने को मिलेगा, या फ्लिंक के बारे में सुनने को मिलेगा, पाइपलाइंस. लेकिन ये वो इतनी पॉपुलर वाली बज़वर्ड्स नहीं है ना. बज़वर्ड क्या है कि Amazon मशीन लर्निंग सिस्टम लगा के अपने वेयर हाउस के एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग करके रिकमेंडेशन देता है कि कितने एम्प्लॉयज को फायर कर देना चाहिए, दीज आर अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज. अब दैट इज अ हेडलाइन, यस, कि फॉरेन से robots are taking over and there is a computer in control who is firing humans, and the very next day advocate from Amazon came and said कि नहीं, उसने recommendations दी हैं, हम लोगों ने उसकी बेसिस के ऊपर खुद डिसाइड करना था कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ओके, इस तरह करके देखने को लगता है वाओ, मतलब आई विल राइट अ सिस्टम जो कि मेरे कंपनी के अंदर ना आगे पीछे देखना शुरू कर देगा और मॉनिटरिंग शुरू कर देगा. बट दैट डजंट वर्क दिस वे. Not every one of us is a researcher. ठीक है, research is a totally different field, but you need to know this because कल को जब आपने जाके implement करके देना है तो आपने क्या देखना है, क्या processes हैं. मतलब for instance मैं आपसे कहता हूँ मुझे website चाहिए, and that website has to do a certain kind of stuff, like for instance content management system चाहिए, तो आप लोगों के ज़हन में फौरन से आ जाएगा, अच्छा फलां वाला सिस्टम लगाए ना, उससे इतनी cost reduction होगी, right? We don't think of
machine learning in the same way. Machine learning seems like a big thing to us. Okay, so this was to remove that big thing that's encapsulating it or जो आपको उसकी तरफ जाने से रोकती है. This is something that you can apply on your daily routines.